अपने पापा के अलावा मैंने आज तक किसी के साथ खुद को इतना सहज नहीं पाया है। पर फिर आज मुझे उनके साथ क्यों इतना कंफर्टेबल लगा? क्यों मुझे उनका छूना बुरा नहीं लगा? क्यों? यही सब सोचते हुए रूहानी का नींद के आगोश में चली जाती है। अगले दिन आज हल्दी की रस्म थी। सुबह से राठौर मेंशन में सब तैयारियों में लगे थे। सावित्री जी हॉल में आकर स्वर्णा जी से कहती हैं, बड़ी बहू एकांश को बुला ही लीजिए नीचे, रस्म का मुहूर्त हो गया है। स्वर्णा जी जी माँ जी कहकर एकांश को बुलाने चली जाती हैं। वही एकांश अपने कमरे में येलो कलर का कुर्ता पैजामा पहनकर तैयार था। तभी स्वर्णा जी कमरे में आते हुए उसे देखकर कहती हैं, अरे वाह, मेरा बेटा तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी बात सुनकर एकांश उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो स्वर्णा जी कहती हैं, अच्छा बेटा, आप जल्दी से नीचे चलिए, आपकी दादी आपका इंतजार कर रही हैं नीचे, क्योंकि रस्म का टाइम हो गया है। एकांश उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर उनके साथ नीचे चला जाता है। नीचे आकर वो दोनों गार्डन एरिया में जाते हैं, जहाँ हल्दी की रस्म की सारी तैयारियां की गई थी। एकांश आकर गार्डन के बीचों बीच रखे सोफे पर बैठ जाता है। सबसे पहले सावित्री जी आकर एकांश को हल्दी लगाती हैं, जिससे एकांश उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है। फिर राजवीर जी और स्वर्णा जी उसे हल्दी लगाते हैं। उनके बाद रणविजय जी और पूजा जी उसे हल्दी लगाती हैं। पूजा जी तो अपने दोनों हाथों को हल्दी में भरकर एकांश के चेहरे पर पोत देती हैं, जिससे एकांश मुंह बनाकर उन्हें देखता है, पर पूजा जी हंसते हुए वापस जाकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं। अब आती है वानर सेना की बारी। सबसे पहले रियांश आकर एकांश को भर भर कर हल्दी लगाता है। फिर शिवांश और नित्या एकांश को पूरा हल्दी से नहला देते हैं। इतने में ही रियांश और पूजा जी मिलकर एकांश के ऊपर हल्दी का पानी डाल देते हैं। सब मिलकर हल्दी वाली होली खेल रहे थे, जिसमें एकांश भी काफी खुशी से सबको हल्दी लगा रहा था। यह देखकर सावित्री जी कहती हैं, मेरे परिवार को कभी किसी की नजर न लगे। ईश्वर करे सब हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहे। इतना कहकर वो उनका सदका उतारती हैं। फिर कुछ नोट उनके ऊपर से बाहर कर वहां खड़े सर्वेंट को दे देती हैं। कुछ देर बाद सावित्री जी सबको रोकते हुए कहती हैं, चलिए बहुत हुआ, अब सब अपने कमरे में जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए। राजवीर जी ये हल्दी लेकर रूहानिका के घर जाएंगे। उनके कहने पर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही राजवीर जी रूहानिका के घर निकल जाते हैं। एकांश को लगी हल्दी लेकर दूसरी तरफ राजपूत निवास। ऋषभ जी गार्डन में सारी तैयारी देखकर कहते हैं, सब अच्छे से हुआ है। अब सब रस्म भी अच्छे से हो जाएं। पहले देखता हूँ रू रेडी हुई या नहीं। इतना कहकर वो अंदर चले जाते हैं। रूहानिका अपने कमरे में रेडी होकर बैठी थी। तभी ऋषभ जी उसके दरवाजे पर नॉक करके अंदर आते हुए कहते हैं, रू, आप रेडी हो गई? रूहानिका बेड से उठते हुए कहती है, जी पापा। ऋषभ जी मुस्कुराकर उसकी नज़र उतारते हुए कहते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो रूह। रूहानिका उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। यह देखकर ऋषभ जी कहते हैं, क्या बात है रूह, फिर से आपको सोच रही है ना? रूहानिका उन्हें देखकर कहती है, पापा मेरा जाना जरूरी है क्या? मेरी शादी होना जरूरी है क्या? ऋषभ जी उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, रूह आप तो बहुत समझदार है ना, फिर ऐसी बातें क्यों करती हैं? रूह आपको भी समझना चाहिए ना कि मैंने ये फैसला आपकी भलाई के लिए लिया है। क्या मैं कभी आपके लिए कुछ गलत फैसला लूंगा, जो आपको ऐसे बार बार यही बात करती हैं? क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? रूहानिका जल्दी से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है पापा, मुझे तो आपके ऊपर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। ऋषभ जी उसे गौर से देखकर कहते हैं, फिर क्या बात है रूह? क्या एकांश जी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की? क्या वो आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आए, या फिर उनके परिवार वालों ने आपको कुछ कहा, वो आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आए? बताइए क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं फौरन ये शादी रोक दूंगा। रूहानिका जल्दी से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है पापा, वो सब तो बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत मानते हैं। फिर चाहे वो एकांश जी हों या उनका परिवार। भले ही एकांश जी और उनके परिवार के साथ मैंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, लेकिन जितना भी बिताया है उसे देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो लोग कभी भी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। ऋषभ जी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, फिर क्या बात है, क्यों आप शादी नहीं करना चाहती? रूहानिका उन्हें देखकर कहती है, क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़कर जाना चाहती। उसकी बात सुनकर ऋषभ जी
मुस्कुराकर उसके सिर पर चपत लगाकर कहते हैं, पगली, एक न एक दिन तो आपको मुझसे दूर जाना ही होगा ना रूह। फिर अब क्यों नहीं? अब मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा। कम से कम मेरे जाने के बाद आप खुश तो रहेंगी। मुझे आपकी कोई फिक्र तो नहीं होगी। उनकी बात सुनकर रूहानिका कुछ भी नहीं कहती, बस उनके गले लग जाती है। तो ऋषभ जी उसके बालों को सहलाकर कहते हैं, अब नीचे चलिए, राठौर परिवार से कोई ना कोई आता होगा हल्दी लेकर। उनकी बात पर रूहानिका हाँ में सिर हिलाती है। फिर ऋषभ रूहानिका को नीचे लेकर आते हैं। तभी राजवीर जी हल्दी लेकर वहां आते हैं। तो ऋषभ जी रूहानिका को गार्डन में लगे सोफे पर बैठाकर उसे हल्दी लगाते हैं, जिससे रूहानिका नम आंखों से उन्हें देखती है। तो ऋषभ जी उसे मुस्कुराने का इशारा करते हैं, जिससे रूहानिका हल्का सा मुस्कुरा देती है। ऋषभ जी के बाद सुनीता जी, विजेंद्र जी की पत्नी और रूहानिका की ताई जी रूहानिका को हल्दी लगाती हैं, जिससे रूहानिका बस सिर झुका लेती है। फिर प्रिया और वंश, वीरेंद्र जी के बच्चे, जिसमें प्रिया रूहानिका से 2 साल छोटी थी, तो वहीं वंश रूहानिका से 2 साल बड़ा था। तभी ऋषभ जी कहते हैं, रूह अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, शाम को मेहंदी का फंक्शन है तो थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। उनकी बात पर रूहानिका सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। राजवीर जी भी ऋषभ जी से मिलकर वापस चले जाते हैं। तो सुनीता जी ऋषभ जी के पास आकर कहती हैं, इनको अचानक एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ा, इसलिए नहीं आ पाए भैया। ऋषभ जी मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं भाभी, आप आ गई यही बहुत है। और मुझे पता है शादी वाले दिन तक भैया आ ही जाएंगे। उनकी बात पर सुनीता जी मुस्कुराकर कहती हैं, जी वो तो हैं, उन्होंने मुझसे कहा था शादी वाले दिन तक वो आ जाएंगे। अच्छा मैं जाकर किचन में जाकर देखती हूँ काम वगैरह, आप जाकर आराम कीजिए। ऋषभ जी उनकी बात पर मुस्कुराकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं उनके जाते ही सुनीता जी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो गुस्से से खुद से कहती हैं, आखिर उस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? उस मनुष्य लड़की की शादी इतने बड़े घर में कैसे हो सकती है? फिर प्रिया को अपनी तरफ खींचकर, तुम कल संगीत में जाकर उनके परिवार वालों को खुश करो। सुना है उनके घर में 2 लड़के और हैं, दोनों में से किसी एक को अपने झांसे में फंसाओ, भले ही इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतने बड़े घर को मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। इतना कहकर वो प्रिया को छोड़ देती हैं, जिससे प्रिया किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। सुनीता जी वहां से किचन में चली जाती हैं, तो प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नम आंखों से बंस को देखकर कहती है, मम्मी मेरे साथ हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? रूहानिका की सज़ा मुझे क्यों मिलती है? अगर उसकी शादी बड़े घर में हो रही है तो मैं क्या करूं? मैं कैसे लड़कों को फंसाऊं? नहीं करना मुझे यह सब। मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, एक पावरफुल इंसान बनना है। पर मम्मी इस बात को क्यों नहीं समझती? बंस उसकी बातें सुनकर बेबसी से उसे देखता है, फिर अंदर चला जाता है। वहीं प्रिया उसको जाते हुए भरी आंखों से देखती रहती है। दूसरी तरफ रूहानिका अपने कमरे में फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बेड पर बैठती है। तभी सुनीता जी दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर उसके सामने खाने की प्लेट रखकर कहती हैं, लो खा लो, तुम्हारे पापा ने कहा है तुम्हारा ख्याल रखना है मुझे, इसलिए लाई हूँ खाना। रूहानिका उनकी बात सुनकर सिर झुकाकर कहती है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ताई जी, मैं ध्यान रख लूँगी अपना। सुनीता जी उसकी बात सुनकर गुस्से से कहती है, हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे आगे पीछे घूमने का। वो तो तुम्हारे पापा ने कहा था इसलिए ले आई। जाओ जो मन में आए करो जाकर, मुझे क्या। इतना कहकर वो दरवाज़ा तेज से बंद करके वहां से चली जाती हैं, जिससे रूहानिका की आंखें नम हो जाती हैं। वो खुद को संभाल कर खाना खाने के लिए पहला निवाला तोड़कर मुंह में रखने को होती है कि उसे ऋषभ जी का ध्यान आता है। उनके बारे में सोचते ही वो अपने खाने की प्लेट उठाकर नीचे चली जाती है। नीचे आकर रूहानिका ऋषभ जी के कमरे में जाती है, तो उन्हें बेड पर लेटकर आराम करते देखकर उनके पास बैठकर अपनी प्लेट टेबल पर रखकर कहती है, पापा आपने खाना खा लिया? ऋषभ जी मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ रूह अब आप भी खा लीजिए, मैंने पहले भी कहा था, मेरी इतनी फिक्र मत करिए। रूहानिका उन्हें देखकर कहती है, पापा कैसे न करूँ आपकी फिक्र, आप मेरे लिए क्या हो आपको पता है ना। खैर आपने अपनी दवाई तो ली नहीं होगी ना, रुकिए देती हूँ। इतना कहकर वो ऋषभ जी को उनकी मेडिसिन देती है,
ऋषभ जी दवाई पानी से निकलकर कहते हैं, अब आप भी खा लीजिए खाना। रूहानिका से हिलाकर उनके पास बैठकर अपना खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद खाना खाकर वो अपनी प्लेट लेकर किचन में जाती है तो वहाँ किसी को न देखकर खुद ही अपनी प्लेट धोकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर रूहानिका अपनी बुक सेल्फ से एक बुक निकालकर बेड पर लेटकर पढ़ने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को ऋषभ जी रूहानिका को बुलाने आते हैं मेहंदी के लिए, तो उसे बुक पढ़ते देखकर कहते हैं, रूह अब कुछ दिनों के लिए अपनी किताबी दुनिया से बाहर आ जाइए। उनकी आवाज़ सुनकर रूहानिका जल्दी से उठकर उनके पास आकर कहती है, पापा आप क्यों आते हैं? मैंने कहा ना आप मुझे आवाज़ देकर बुला लिया करिए या किसी से कहकर बुला लिया करिए, पर नहीं, आप मेरी सुनते ही नहीं हैं। पापा आप समझते क्यों नहीं? आपको इस वक्त ज़्यादा खुद को थकाना नहीं है और नीचे से ऊपर आने में आपको कितनी थकान होती है मुझे पता है, फिर भी आप मेरी एक नहीं सुनते। ऋषभ जी मुस्कुराकर कहते हैं, रूह कुछ समय की तो बात है, फिर आप चली जाएंगी तब थोड़ी ना आपके कमरे में आऊँगा। बस कुछ समय मुझे ये सब करने दीजिए। खैर जाइए, जाकर रेडी हो जाइए, मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है। उनकी बात पर रूहानिका से रिलाकर बाथरूम चली जाती है तो ऋषभ जी नीचे चले जाते हैं। नीचे आकर ऋषभ जी सुनीता जी से फंक्शन के बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद रूहानिका रेडी होकर आती है तो ऋषभ जी मुस्कुराकर उसे अपने साथ लाकर हॉल में रखे सोफे पर बिठाते हैं। इसके साथ ही मेहंदी वाली उन्हें कोन थमाती है तो ऋषभ जी कोन लेकर रूहानिका के हाथ में एक छोटी सी बिंदी बना देते हैं, क्योंकि यह रस्म होती थी जो कि माँ को करनी होती है, पर रूहानिका की मम्मा तो थी नहीं, इसलिए ऋषभ जी ने यह रस्म खुद ही कर दी। उसके बाद मेहंदी वाली कोन लेकर मेहंदी लगाना शुरू करती है। रूहानिका के हाथ पर भाई सुनीता जी ढोलक बजाती हैं और गाना गाने लगती हैं तो प्रिया डांस करने लगती है। साथ में रूहानिका को लेकर भी जाती है तो दोनों मिलकर डांस करने लगती हैं। फिर प्रिया ऋषभ जी को भी लाती है तो ऋषभ जी भी रूहानिका के साथ डांस करने लगते हैं। तभी बंस भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। कुछ देर बाद ऋषभ जी थक जाते हैं तो रूहानिका उन्हें सोफे पर बैठा देती है। फिर मेहंदी वाली कोन ले रूहानिका को मेहंदी लगाना शुरू करती है। करीब 2 घंटे बाद रूहानिका की मेहंदी पूरी हो जाती है तो ऋषभ जी अपने हाथ से उसे खाना खिलाते हैं, जिससे रूहानिका थोड़ी भावुक हो जाती है। रूहानिका को खाना खिलाकर ऋषभ जी और बाकी सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर रूहानिका उन्हें उनकी दवाई देकर अपने कमरे में चली जाती है और वहां आकर बालकनी में लगे झूले पर बैठकर एकटक आसमान को देखने लगती है। दूसरी तरफ राठौर मेंशन एकांश के हाथ में मेहंदी लग रही थी, वहीं बाकी सब मिलकर उसे छेड़ रहे थे। मेहंदी लगाने के बाद स्वर्णा जी उसे खुद अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, फिर खुद अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं तो राजवीर जी स्वर्णा जी को अपने हाथ से सबके सामने खाना खिलाते हैं, जिससे स्वर्णा जी के चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है। कुछ देर बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। एकांश अपने कमरे में आकर बालकनी में लगे झूले पर बैठकर अपने हाथ में लिखे रूहानिका के नाम को देखकर खुद में ही मुस्कुरा उठता है। फिर कुछ देर बाद कमरे में आकर बेड पर लेटकर अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचते हुए नींद के आगोश में चला जाता है। दूसरी तरफ रूहानिका भी बालकनी में चांद को देखते हुए सो जाती है। अगले दिन आज रूहानिका और एकांश का संगीत था। संगीत राठौर मेंशन में होने वाला था, इसलिए सुबह से ही राठौर मेंशन में सब तैयारियों में लगे थे। वहीं राजपूत निवास में रूहानिका पूरा दिन ऋषभ जी के साथ थी। वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती थी, क्योंकि कल उसे उनसे अलग जो होना था। शाम को ऋषभ जी रूहानिका से रेडी होने को कहते हैं तो रूहानिका अपने कमरे में जाकर रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद रूहानिका रेडी होकर नीचे आती है तो ऋषभ जी उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं सुनीता जी का मुंह बन जाता है, पर ऋषभ जी को दिखाने के लिए झूठी मुस्कान अपने होठों पर सजा लेती है। प्रिया और बंस रूहानिका को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि सुनीता जी सामने खड़ी थी। ऐसे में अगर वो कुछ भी कहते तो सुनीता जी बाद में उन्हें सजा देती, इसलिए वो दोनों ही खामोश रहते हैं। ऋषभ जी कहते हैं, रूह चलिए अब चलते हैं। रूहानिका उनकी बात सुनकर हामी भरती है तो सब घर से बाहर आते हैं। फिर ऋषभ जी गेट लॉक करके कार की पैसेंजर सीट पर बैठते हैं। वहीं बंस कार की ड्राइविंग सीट संभाल लेता है और बाकी तीनों पीछे बैठते हैं। तो बंस कार स्टार्ट करके
राठौर मेंशन जाने के लिए मोड़ लेता है। पूरे रास्ते सब खामोश रहते हैं। बस रेडियो में बज रहे गाने की धुन सबको सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद सब राठौर मेंशन पहुंचते हैं तो सुनीता जी वहाँ की चकाचौंध देखकर जल उठती हैं। फिर कार से उतरकर प्रिया के कान में फुसफुसाती हैं, याद है ना तुम्हें क्या करना है? प्रिया मायूसी से हाँ में सिर हिला देती है तो सुनीता जी के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान खिल जाती है। सावित्री जी और बाकी राठौर फैमिली मिलकर ऋषभ जी और सबका स्वागत करती हैं। चूंकि संगीत का सारा इंतजाम हॉल में हुआ था इसलिए सब हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। हॉल में बीचों बीच एक स्टेज लगा हुआ था जो सबकी परफॉर्मेंस के लिए था। वहीं उसके ठीक सामने कई सारे सोफे रखे हुए थे। पूरा हॉल लाइट से जगमगा रहा था और हॉल में बने पिलर्स पर और सीढ़ियों की रेलिंग पर फूलों से डेकोरेशन की गई थी। फिर सावित्री जी सबको बैठने को कहती हैं तो सब जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। एक तरफ एकांश का परिवार बैठा था तो एक तरफ रूहानिका का, जिस वजह से एकांश को रूहानिका की एक झलक भी देखने को नहीं मिलती, जिससे वो थोड़ा उदास हो जाता है। दरअसल वो नीचे जब तक आया था तब तक सब बैठ चुके थे और उसको देखते ही सावित्री जी ने उसे अपने पास बैठा लिया, इसलिए वो रूहानिका को नहीं देख पाया। सबके बैठते ही रियाज माइक लेकर स्टेज पर आता है और मुस्कुराकर कहता है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम सब मेरी प्यारी सी होने वाली भाभी और भाई के संगीत के लिए एकत्रित हुए हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगी हमारे परिवार की आन बान शान और जान। उसके ऐसा कहने पर सब सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन आने वाला है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, अरे और कौन, हमारी प्यारी दादी। उसके इतना कहते ही सब तालियां बजाने लगते हैं। वहीं सावित्री जी उसे घूरने लगती हैं। पूजा जी उत्सुक होकर सावित्री जी से कहती हैं, माँ जी आपने डांस तैयार किया है, आपने बताया भी नहीं हमें। खैर चलिए कोई नहीं, अब जाइए और दिखा दीजिए सबको अपना डांस। उनकी बात सुनकर सावित्री जी उन्हें घूरती हैं तो पूजा जी हड़बड़ाकर शांति से बैठ जाती हैं। रियान सावित्री जी को उठते न देखकर स्टेज के नीचे आकर उनके पास जाकर कहता है, कम ऑन दादी, सोच क्या रही हैं आप, आइए ना स्टेज पर। सावित्री जी उसे घूरते हुए गुस्से से कहती हैं, हमने कब कहा था कि हम डांस करेंगे? रियाज हड़बड़ाकर कहता है, मुझे लगा भाई आपके फेवरेट हैं तो आप डांस जरूर करेंगी उनके संगीत पर। इट्स ओके, मैं किसी और को बुला लेता हूँ। इतना कहकर वो स्टेज पर चला जाता है। स्टेज पर आकर रियाज माइक लेकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई। एक्चुअली दादी डांस नहीं करेंगी क्योंकि उनके पैर में दर्द है, मैं ये भूल गया था। खैर चलिए अब बुलाते हैं हमारी फेवरेट जोड़ी को, यानी कि मेरे मम्मा एंड पापा। उसके इतना कहते ही तालियों की आवाज़ हॉल में गूंज उठती है तो राजवीर जी और सोना जी स्टेज पर आते हैं और मेरी मखना मेरी सोनिया गाने पर डांस करते हैं, जिसमें सोना जी आधे से ज़्यादा वक्त शर्माती रहती हैं। उनके डांस के बाद सब तालियां बजाते हैं तो रियाज वापस स्टेज पर आकर माइक लेकर कहता है, ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मम्मा पापा इतने रोमांटिक हैं। उसकी बात पर सोना जी और राजवीर जी उसे घूरते हैं पर वो उन्हें इग्नोर करके मुस्कुराकर कहता है, तो चलिए अब बुलाते हैं मेरे फेवरेट कपल को, यानी मेरी कूल छोटी माँ एंड चाचू। रणविजय जी और पूजा जी स्टेज पर आते हैं तो सब तालियां बजाते हैं। फिर सारी लाइट्स डिम होती हैं और स्पॉटलाइट उन पर पड़ती है। उनके साथ ही गाना बजता है तो रणविजय जी और पूजा जी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। से सावा सावा, से सावा सावा। रणविजय जी पूजा जी की तरफ इशारा करते हुए डांस करते हैं। फिर उनके पास जाकर उनके पैर की तरफ इशारा करते हुए डांस करते हैं तो पूजा जी अपनी कमर लचकाते हुए डांस करती हैं। फिर रणविजय जी उनके चेहरे के करीब आकर उनकी आंखों से काजल लेकर डांस करते हुए फिर पूजा जी को अपने करीब खींचकर उनके साथ डांस करते हुए एवरीबॉडी से सावा सावा। पूजा जी इतराते हुए रणविजय को देखकर डांस करके, रूप है मेरा सोना सोना, सोनी मेरी पायल। पूजा जी अपने पैरों से स्टेप करते हुए डांस करती हैं। छन 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 ऐसे छन के कर दे सबको घायल। रणविजय जी उनके पास आकर उन्हें अपने करीब खींचते हुए उनके चेहरे को अपने हाथों में भरकर, हाँ कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। पूजा जी और रणविजय जी की साथ में डांस स्टेप करते हुए
एवरीबॉडी से सावा सावा। इसके साथ ही उनका डांस खत्म होता है तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। भाई रियाज तो उन्हें देखकर सीटी बजा देता है, जिसे सावित्री जी उसे गुस्से से देखती हैं तो रियाज उन्हें इशारे में सॉरी कहकर स्टेज पर आकर माइक लेकर कहता है, ओहो छोटी माँ, आपने तो कमाल कर दिया। अब इतनी मस्त परफॉर्मेंस के बाद बारी आती है हमारे होने वाले मैरिड कपल की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव देम ए ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज। उसके इतना कहते ही रोहानिका नर्वस हो जाती है तो ऋषभ जी कहते हैं, जाइए रूह, और हाँ, हर बार की तरह अच्छा सा डांस करिएगा, ओके। उनके ऐसा कहने पर उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो उठने लगती है कि तभी आकाश उसके सामने आकर अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे रूहानिका अपनी नज़रें झुकाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है तो आकाश अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत कर लेता है। इसके साथ ही रूहानिका अपना लहंगा संभाल कर खड़ी हो जाती है तो एकांश उसका लहंगा संभालते हुए उसे स्टेज पर ले जाता है। यह देखकर ऋषभ जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सुनीता जी ये देखकर जलभुन जाती हैं, पर प्रिया और वंश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। एकांश और रुहानिका जब स्टेज पर पहुंचते हैं तो लाइट्स डिम हो जाती हैं और स्पॉटलाइट सीधा उन पर फोकस होती है, जिससे रूहानिका नर्वस हो जाती है। यह देखकर एकांश कहता है, फिक्र मत करिए रूहानिका जी, मैं हूं ना। जैसे हमने पहले डांस किया था वैसे ही अब भी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर रूहानिका की नर्वसनेस थोड़ी कम होती है। तभी एकांश उसे अपने पैर पर पैर रखने को कहता है, जिससे रूहानिका उसे असमंजस में देखती है। पर फिर एकांश के कहने पर वो अपनी हील्स उतारकर एकांश के शूज पर अपने पैर रखती है, जिससे एकांश उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में कैद कर लेता है और एक प्यारी सी पोजीशन ले लेता है। इसके साथ ही गाना बजता है, सौंप दूं तुझको ये दिल, संभाले रखा था, तेरा ही होना था, शायद ये पहले से लिखा था। एकांश रूहानिका का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे प्यार से देखते हुए डांस करता है। एकांश रूहानिका का हाथ थामकर उसे गोल गोल घुमाता है। तू आज के बाद तू मेरी रहना, तू मेरी रहना आज के बाद। इसके एकांश रूहानिका को अपने करीब करके पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें मूंद लेता है। वहीं रूहानिका भी एकांश की नज़दीकियों से अपनी आंखें मूंदने वाली होती है कि उसकी नज़र सामने जाती है। सामने खड़े शख्स को देखकर रूहानिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो कांपते हुए एकांश की पकड़ से खुद को छुड़ाने लगती है। एकांश हैरानी से अपनी आंखें खोलकर रूहानिका के ऊपर से अपनी पकड़ ढीली करता है, जिससे रूहानिका भागते हुए स्टेज से नीचे उतरकर ऋषभ जी के पास जाकर उनके गले लगकर रोने लगती है। उसके ऐसे बर्ताव से सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। रूहानिका ऋषभ जी के गले लगकर सुबकती रहती है तो ऋषभ जी रूहानिका को खुद से दूर करके परेशानी से कहते हैं, क्या हुआ रूह, आप ऐसे क्यों रो रही हैं। रूहानिका उनकी बात सुनकर उन्हें बेबसी से देखती है, क्योंकि वो चाह कर भी उन्हें कुछ नहीं बता सकती थी। ऋषभ जी उसे कुछ ना बोलते देखकर बेचैनी से कहते हैं, बोलिए रूह, क्या बात है, आप अचानक क्यों रोने लग गई। रूहानिका तब भी कुछ नहीं कहती है तो ऋषभ जी कुछ सोचकर सबसे कहते हैं, क्या मैं रूह से कुछ समय अकेले में बात कर सकता हूँ। उनकी बात सुनकर सावित्री जी हामी भरती हैं और सर्वेंट से उन्हें गेस्ट रूम तक छोड़ने को कहती हैं। ऋषभ जी रूहानिका को लेकर सर्वेंट के साथ चले जाते हैं। गेस्ट रूम में आकर ऋषभ जी गेस्ट रूम का दरवाजा बंद करके रूहानिका के पास आकर कहते हैं, क्या हुआ रूह, क्या आकाश जी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की। डांस करते वक्त उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की या फिर आपको गलत तरीके से टच किया। ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकती हैं रूह। आपको पता है ना, मैं सिर्फ आपका पापा नहीं हूँ बल्कि आपकी मम्मा, आपका बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ हूँ। तो खुलकर बताइए मुझे, उन्होंने आपको अनकंफर्टेबल किया क्या। रूहानिका उनकी बातें सुनकर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है, फिर कहती है, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल नहीं किया, ना ही कहीं गलत तरीके से टच किया। बस मुझे अचानक से मम्मा की याद आ गई थी। अगर मम्मा होती तो वो मेरे संगीत में कितना डांस करती ना। आपने बताया था उन्हें डांस करना पसंद था, तो बस यही सब सोचकर अचानक से रोना आ गया। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरी मम्मा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। वो आज भी मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगी।
उसकी बातें सुनकर ऋषभ जी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, आपकी मम्मा आपके साथ हैं रूह। आपको पता है, अपने आखिरी समय में भी उन्होंने मुझसे यही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ रहूंगी। भले ही आज मुझे कुछ हो जाए, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। अब सोचिए, अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ है तो फिर आप अकेली तो हो ही नहीं सकती, है ना? रूहानिका अपने आंसू उनसे छिपाकर हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। तो ऋषभ जी कहते हैं, चलिए अब बाहर चलते हैं। आपके रोने के कारण सब परेशान हो गए थे बाहर। उनकी बात सुनकर रूहानिका हामी भरते हुए उनके साथ वापस हॉल में आ जाती हैं। हॉल में उसके आते ही एकांश बेचैनी से उसे देखने लगता है। तो ऋषभ जी मुस्कुराकर सबसे कहते हैं, रूह को अपनी मम्मा की याद आ गई थी, बस इसलिए वो रोने लगी थी। उनकी बात सुनकर सबकी जान में जान आती है। वहीं सुनीता जी रूहानिका को मुंह बनाकर घूरते हुए धीरे से कहती हैं, इस लड़की की तो बचपन की आदत है लोगों से अटेंशन लेना, सिंपैथी कार्ड खेलना तो कोई इससे सीखे। इतना कहकर वो रूहानिका को मुंह बनाकर देखती हैं। वहीं एकांश ऋषभ जी की बात सुनकर गहरी नजरों से रूहानिका को देखने लगता है, जिसने सबको दिखाने के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजा रखी थी। एकांश उसे देखकर खुद से कहता है, रूहानिका जी का ऐसे कांपना सिर्फ अपनी मम्मा को याद करके तो नहीं हो सकता। जरूर कोई बात है जो रूहानिका जी सबसे छिपा रही हैं। पर क्या? इतना कहकर वो रूहानिका को देखने लगता है। तभी सोना जी रूहानिका के पास जाकर उसके गालों को प्यार से छूकर मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा मुझे पता है मैं आपकी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक बात की गारंटी देती हूँ कि यहाँ आपको कभी भी अपनी मम्मा के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। इस घर में सब आपको ढेर सारा प्यार देंगे और मैं भी आपको ढेर सारा प्यार दूंगी, जिससे आपको अपनी मम्मा की कमी महसूस ना हो। उनकी बात सुनकर रोहानिका भावुक होकर उनके गले लग जाती है। पूजा जी भी स्वर्णा जी और रोहानिका से लिपटते हुए कहती हैं, और मैं भी अपनी बहू को चाची की कमी नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर रोहानिका मुस्कुरा देती है। फिर रोहानिका दोनों से अलग होकर कहती है, थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छे हैं। पूजा जी उसकी बात पर हंसते हुए कहती हैं, हम सब अच्छे तो हैं, पर शरारती भी बहुत हैं, स्पेशली मैं और मेरे प्यारे बच्चे एकांश को छोड़कर। फिर रुआनिका के कान में फुसफुसाकर, और माँ जी, रूल्स और रेगुलेशन की पाबंद, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हें बचा लिया करूंगी उनकी डांट से। ओके? रुआनिका मुस्कुराकर कहती है, ओके। तभी ऋषभ जी विजेंद्र जी को सबसे मिलवाते हुए कहते हैं, इनसे मिलिए, यह है मेरे बड़े भाई साहब विजेंद्र राजपूत। उनको देखते ही रुहानिका डरते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं बाकी सब मुस्कुराकर उनसे मिलते हैं। ऋषभ जी एक एक करके सबको विजेंद्र जी से मिलवाते हैं। फिर एकांश को देखकर कहते हैं, और भैया यह है मेरे दामाद जी, एकांश सिंह राठौर। विजेंद्र जी उनकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराकर कहते हैं, ओह आई सी, तो ये हैं रूही के होने वाले हस्बैंड। फिर एकांश को देखकर अपना हाथ उसके आगे बढ़ाकर, हेलो मिस्टर एकांश सिंह राठौर। एकांश उनके ऐसे बोलने पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर मुस्कुराकर उनके पैर छूकर कहता है, नमस्ते। उसकी इस हरकत पर विजेंद्र जी खिसियाते हुए हंसकर कहते हैं, हो संस्कार, हाँ नाइस, नमस्ते बेटा। तभी ऋषभ जी हाथ जोड़कर सबसे कहते हैं, अच्छा अब हम चलते हैं, क्योंकि कल शादी है तो उसकी तैयारियां भी देखनी है। सावित्री जी कहती हैं, जरूर ऋषभ। फिर रोहानिका के पास जाकर कहती हैं, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और ज्यादा बेकार की बातें मत सोचिएगा। हाँ? रूहानिका हाँ में सिर हिलाकर उनके पैर छूती है। तो सावित्री जी हल्का सा मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती हैं। रूहानिका राजवीर के पास आकर उनके पैर छूने के लिए झुकती है, पर राजवीर जी उसे रोककर साइड से गले लगाकर कहते हैं, बेटियों की जगह यहाँ होती है। रूहानिका उनकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। वो मन ही मन अपने अतीत को याद करके सोचती है, काश वो भी ये बात समझ पाते। इतना सोचकर वो उनसे अलग होती है। फिर रणविजय जी के पास जाती है। उनके पैर छूने पर वो भी उसे अपने गले लगाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद देते हैं। रूहानिका उनसे अलग होकर पूजा जी और सोंडा जी के पास जाती है। तो पूजा जी उसे टोकते हुए कहती हैं, मेरे पैर मत छूना बेटा, अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, हमारी तो वाइब्स अलग हैं। इतना कहकर वो खुशी से रूहानिका को कसकर अपने गले लगा लेती हैं, जिससे रूहानिका एक पल के लिए हड़बड़ा जाती है। फिर मुस्कुराकर
उनसे गले मिलती है। स्वर्णा जी भी रुहानिका के गले लगकर उसे आशीर्वाद देती हैं। ऋषभ जी सबसे आखिरी बार मिलकर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ऋषभ जी विजेंद्र जी से कहते हैं, आप कब आए भाई साहब, और आपने बताया भी नहीं था कि आप आज आने वाले हैं। विजेंद्र जी, जो कि पैसेंजर सीट पर बैठे थे, वो रुहानिका को मिरर से देखते हुए कहते हैं, आना तो था ही, आखिर मेरी प्यारी रूही की शादी जो थी। उनकी बात सुनकर रुहानिका, जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी, वो घबराकर अपनी पकड़ अपने दुपट्टे पर कस देती है। कुछ देर बाद सब राजपूत निवास पहुंचते हैं तो सब कार से उतरकर अंदर जाते हैं और हॉल में रखे सोफे पर बैठते हैं। वहीं बंस तब तक कार पार कर रहा होता है। ऋषभ जी कहते हैं, अच्छा भैया, अब आप आराम कीजिए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए। विजेंद्र जी मुस्कुराकर कहते हैं, क्या ऋषभ, तुम भी कितना परेशान होते हो। अरे ये मेरा ही तो घर है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा। तुम बस अपना ध्यान रखो। तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, मेरा ध्यान तो रूही रख लेगी। फिर रुहानिका की तरफ देखकर, है ना रूही? रुहानिका झूठी मुस्कान सजाकर कहती है, जी पापा, आप सोने जाइए, मैं बड़े पापा को डिनर दे दूंगी और फिर अपने कमरे में चली जाऊंगी। उसकी बात पर ऋषभ जी कुछ कहने को होते हैं, पर रुहानिका उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें कमरे में भेज देती है। ऋषभ जी के जाने के बाद सुनीता जी उठते हुए कहती हैं, मैं भी थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ जाकर। फिर विजेंद्र जी से, कोई ज़रूरत हो तो रुहानिका को बता दीजिएगा। विजेंद्र जी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हैं तो सुनीता जी वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं, पर प्रिया वहीं बैठी होती है। यह देखकर विजेंद्र जी गुस्से से उससे कहते हैं, तुम्हें नहीं जाना क्या? प्रिया हड़बड़ाकर उठकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही रुहानिका के दिल में डर सा बैठ जाता है। वो कांपने और घबराने लगती है तो विजेंद्र जी टेढ़ा मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रुहानिका खड़े होकर किचन की तरफ जाने लगती है। तभी विजेंद्र जी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे अरे रूही, कहाँ जा रही हो? कुछ पल साथ बैठकर बातें करते हैं, इतने समय बाद जो मिल रहा हूँ। हाँ। उनकी बात सुनकर रुहानिका घबराकर अपनी आंखें मूंदकर अपने गले में अपने पेंडेंट पर अपनी पकड़ कस देती है। विजेंद्र जी उसे अपनी तरफ मोड़कर उसका चेहरा छूकर कहते हैं, हाँ, पहले से भी काफी ज्यादा मुलायम हो गया है तुम्हारा चेहरा, पहले से ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हो, और अब तो शादी भी कर रही हो। फिर उसके करीब जाकर उसकी तरफ झुककर उसके बालों की खुशबू सूंघते हुए, और ये तुम्हारे लंबे बाल, इन्हें तो मैंने हर दिन याद किया है, इनकी महक चाह कर भी नहीं भूल पाया मैं। उनकी हरकतें महसूस करके बातें सुनकर रुहानिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुहानिका अपने आप को विजेंद्र जी से छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी विजेंद्र जी उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहते हैं, कहाँ जाने का इरादा है? इतने समय बाद तो मिले हैं, भूल गई तुम्हारे पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपने बड़े पापा का ध्यान रखना, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता मेरा ध्यान रखने का, मेरा खुशी का ख्याल रखने का? हाँ, इतना कहकर वो उसके चेहरे की तरफ झुकते हैं कि रुहानिका अपनी सारी हिम्मत लगाकर उन्हें खुद से दूर धक्का देकर रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वहीं रुहानिका के धक्का देने पर विजेंद्र जी जमीन में गिर जाते हैं, जिससे उनका सिर हल्का सा हॉल में रखी टेबल से लड़ जाता है, जिससे उनके सिर पर हल्की सी खरोंच आ जाती है। पर वो ये देखकर भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहते हैं, लगता है मेरी भांजी को मेरा छूना पसंद नहीं आया। इतना कहकर वो टेढ़ा मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ रुहानिका रोते हुए अपने कमरे में आती है और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से लगकर ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। काफ़ी देर तक रुहानिका वैसे ही बैठी रोती रहती है, पर फिर कुछ देर बाद वो अपने दुपट्टा बेरहमी से फेंक कर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में शावर के नीचे बैठकर वो खुद को रगड़ने लगती है। उसके दिमाग में नीचे हुई सारी बातें चलने लगती हैं। बार बार उसके कानों में विजेंद्र जी के कहे शब्द गूंजने लगते हैं, जिन्हें याद करते हुए वो चिल्लाकर अपने कानों को अपने दोनों हाथों से बंद करके रोते हुए कहती है, बस, बस, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझसे दूर रहिए, प्लीज लीव मी, छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज। ये सब कहते हुए रूहानिका वही सावर के नीचे बैठकर फपक कर रोने लगती है। काफ़ी देर तक रूहानिका वैसे ही बैठी रोती रहती है। फिर उठकर सावर बंद करके अपने कपड़े चेंज करती है और बाहर आकर सीधा बालकनी में जाकर झूले पर बैठकर आसमान को देखने लगती है।
देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी वो एकटक आसमान को देखकर कहती है, मम्मा, आपने देखा ना, आज फिर से वही सब करने की कोशिश की उन्होंने। मैं क्या करूं मम्मा, अब तो मैं चाह कर भी पापा को कुछ नहीं बता सकती। मेरे साथ उन्होंने पहले जब वो सब किया तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाई पापा। पापा को आज भी नहीं कह पाऊंगी। मैं क्या करूं मम्मा, आज मुझे फिर से आपकी बहुत याद आ रही है। अगर आप आज यहाँ होती तो शायद उस दिन मेरे साथ वो सब ना होता और ना ही आज मेरे साथ ये होता। आई मिस यू सो मच मम्मा, आई मिस यू सो मच। इतना कहकर वो भरी आंखों से आसमान को एकटक देखने लगती है। कुछ ही समय में ऐसे ही आसमान को देखते हुए नींद के आगोश में चली जाती है। दूसरी तरफ राठौर मेंशन एकांश अपने कमरे में बालकनी में बैठा एकटक चांद को देख रहा था। उसके दिमाग में आज की सारी घटना चल रही थी। रूहानिका का उससे दूर होना, उसका किसी से डरना, यह सब सोचते हुए एकांश खुद से कहता है, कुछ तो है रूहानिका जी के अतीत में, और हो ना हो वो विजेंद्र अंकल से जुड़ा है, क्योंकि उनका नाम सुनते ही रूहानिका जी उस दिन भी डर गई थी और आज भी उन्हें देखकर अचानक ऐसे बिहेव करना। क्या हुआ होगा रूहानिका जी के अतीत में? मुझे कुछ भी करके उनका विश्वास जीतना होगा ताकि वो मुझे अपना अतीत बता सके और मैं भी उनको उनके अतीत से बाहर निकाल सकूं। इतना कहकर वो कमरे में चला जाता है और बेड पर लेटकर रोनिका के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन ऋषभ जी सुबह जल्दी उठकर शादी के सारे इंतजाम देखने के लिए वेन्यू पर चले गए थे। उनके साथ विजेंद्र जी भी चले गए थे, जिससे रोहानिका एक चैन की सांस लेती है। रोहानिका अपने कमरे में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। वहीं सुनीता जी हलवाई वाले से शाम की तैयारी के बारे में बात कर रही थी। तभी प्रिया कमरे के बाहर आती है तो सुनीता जी उसे देखकर हलवाई वाले को उसका काम करने को कहकर उसके पास जाकर उसे लगभग खींचते हुए कमरे में ले जाती हैं। कमरे में आकर सुनीता जी प्रिया का हाथ एक झटके में छोड़ देती हैं, जिससे प्रिया खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। सुनीता जी नीचे बैठकर उसके बाल पकड़कर गुस्से से कहती हैं, तुमसे कहा था ना कि कल तुम्हें वहां एकांश के भाई को अपने करीब करके उसे अपने झांसे में फंसाना है। तुमने किया क्यों नहीं? हाँ, बोलो। इतना कहकर वो अपनी पकड़ उसके बालों पर मजबूत कर देती हैं। उनकी इस हरकत की वजह से प्रिया की आंखें नम हो जाती हैं और वो दर्द से कराते हुए कहती है, हाँ मम्मा, मैं जा रही थी उनके पास, पर कल रुहानिका ने वो सब किया तो समय नहीं मिल पाया फिर। उसकी बात सुनकर सुनीता जी उसके बाल छोड़कर कहती हैं, अब अगर तुमने कुछ भी किया तो एक बात याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज आखिरी मौका है तुम्हारे पास। आज शाम को शादी में कुछ भी करके उनसे दोस्ती करनी होगी तुम्हें, समझी? प्रिया जल्दी से घबराकर हाँ में सिर हिला देती है तो सुनीता जी उसे जाने को कहती हैं, जिससे प्रिया जल्दी से उठकर वहां से चली जाती है। उसके जाते सुनीता जी खुद से कहती हैं, पता नहीं इस लड़की से कुछ हो पाएगा भी या नहीं। इतना कहकर वो अपने शाम को पहनने वाले कपड़े देखने लगती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को सब लोग वेन्यू पर पहुंचते हैं। रूहानिका को तैयार होने के लिए एक रूम दे दिया जाता है और बाकी सबके लिए अलग रूम होता है। रूहानिका कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। वहीं पार्लर वाली उसे तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद पार्लर वाली उसे पूरी तरह से तैयार कर देती है। तभी सुनीता जी कमरे में आकर कहती हैं, हो गई है तैयार? पार्लर वाली उन्हें देखकर कहती है, जी मैडम। सुनीता जी उसके पास जाकर कहती हैं, जरा मेरा और मेरी बेटी का मेकअप भी कर दो चलकर। पार्लर वाली उनके साथ दूसरे कमरे में चली जाती है। वहीं रुहानिका अब उस कमरे में अकेली रह जाती है। वो अपने पेंडेंट को छूकर कहती है, मम्मा देखिए, आज आपकी बेटी की शादी होने वाली है। मुझे नहीं पता मेरा अतीत जानने के बाद वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, पर फिर भी मैं हमेशा इस रिश्ते को अपनी पूरी ईमानदारी से दिल से निभाऊंगी। इतना कहकर वो खुद का अक्स आईने में देखने लगती है। दूसरी तरफ राठौर मेंशन सब लोग वेन्यू में जाने के लिए तैयार थे और हॉल में बैठकर सावित्री जी का इंतजार कर रहे थे। सावित्री जी हॉल में आकर सबसे कहती हैं, चलिए अब चलते हैं। वानर सेना पूजा जी के साथ उनकी बात सुनकर जल्दी से बाहर चली जाती है। वह उन्हें इतना उत्साहित देखकर सावित्री जी नामे से हिलाकर उनके पीछे पीछे बढ़ जाती हैं तो बाकी सब भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। बाहर आकर स्वर्णा जी एकांश की आरती उतारती हैं तो सावित्री जी उसे कार में बैठने को कहती हैं। तभी बैंड बजना शुरू होता है।
तो पूरी वानर सेना पूजा जी के साथ मिलकर डांस करने लगती है। तभी रियाज डीजे वाले के पास जाकर कहता है, भैया छोटे छोटे भैयों वाला गाना चलाओ। इतना बोलकर वो डांस करते हुए पूजा जी के पास आता है तो डीजे वाला गाना बजाता है। तो रियाज और शिवांश एकांश को कार से बाहर निकालकर उसे सबके बीच लाते हैं। रियाज एकांश की ओर इशारा करके डांस करता है। शिवांश एकांश के पास आकर डांस करते हुए भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे। रियाज एकांश को बीच में खींचकर डांस करते हुए आएगी जब जब दिवाली, मिलकर दीप जलेंगे। इसके साथ ही डीजे गाना चेंज करता है तो सावित्री जी एकांश को वापस कार में बैठा देती हैं। फिर सब डांस करते हुए बारात लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। कार में बैठा एकांश बेसब्री से खुद से कहता है, एक तो पता नहीं ये लोग आज इतना डांस क्यों कर रहे हैं। यहाँ मुझे रूहानिका जी को देखने की बेचैनी हो रही है और एक ये लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे। लगता है आज ही सारा डांस कर लेंगे, सारी भड़ास आज ही निकाल लेंगे। इतना कहकर वो मुंह बनाकर बैठा रहता है। सब लोग धीरे धीरे डांस करते हुए वेन्यू पर पहुंचते हैं तो द्वार पर ऋषभ जी विजेंद्र जी के साथ खड़े फूलों की माला डालकर उनका स्वागत करते हैं। सुनीता जी एकांश की आरती उतारकर उसकी नाक हल्के से खींचती हैं, जिसके साथ एकांश और बाकी सब अंदर आते हैं। अंदर आकर एकांश को तिलक के लिए एक जगह बिठा दिया जाता है। फिर तिलक की रस्म होती है। सारी रस्में करके ऋषभ जी बंस को एकांश को गोद में उठाकर स्टेज तक ले जाने के लिए कहते हैं। इस रस्म को मैंने देखा है और ये रस्म सच में होती है। जब तिलक के बाद दूल्हे को उसके साले साहब उठाकर स्टेज तक ले जाते हैं तो यह कोई काल्पनिक रस्म नहीं है। बंस एकांश को किसी तरह गोद में उठाकर स्टेज तक ले जाता है। स्टेज पर पहुंचकर एकांश सोफे पर बैठता है तो सावित्री जी रूहानिका को स्टेज पर बुलाने की बात कहती हैं। ऋषभ जी रूहानिका को लेने चले जाते हैं। कमरे में आकर ऋषभ जी रूहानिका को दुल्हन के जोड़े में देखकर भावुक हो जाते हैं। ऋषभ जी आगे बढ़कर रूहानिका को नज़र का टीका लगाकर कहते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो रूह। आज आपको इस रूप में देखकर मुझे सुकून मिल गया। अब मैं सुकून से मर सकूंगा। रूहानिका रुआसी आवाज में कहती है, पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ऋषभ जी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, पर मेरा समय तो आ गया है ना रूह। पर फिक्र मत करिए, मैं और मम्मा हमेशा आपके साथ रहेंगे। वैसे तो आप जिस घर में जा रही हैं वहाँ कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, पर फिर भी अगर कभी कुछ हो तो बस हमें याद कर लीजिएगा। देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा आपको उस मुसीबत से निकलने का। रूहानिका उनकी बात सुनकर सिर्फ सिर हिलाकर उनके गले लग जाती है तो ऋषभ जी कुछ देर उसका सिर सहलाते हैं, फिर उसे खुद से दूर करके कहते हैं, चलिए जयमाला की रस्म का समय हो गया है। रूहानिका उनका हाथ पकड़कर उनके साथ हॉल में जाने के लिए बढ़ जाती है। हॉल में एकांश बेसब्री से रूहानिका का इंतजार कर रहा था। तभी सामने से रूहानिका उसे आते हुए दिखती है। उसके इर्द गिर्द प्रिया और बंस फूलों की प्लेट में जयमाला लिए चल रहे थे। वहीं रूहानिका के ठीक बगल में ऋषभ जी चल रहे थे। उन्होंने रूहानिका का हाथ कसकर थाम रखा था। उनके स्टेज के पास आते ही एकांश स्टेज से उतरकर रूहानिका के सामने अपना हाथ बढ़ाता है तो रूहानिका ऋषभ जी को देखती है। ऋषभ जी मुस्कुराकर पलकें झपकाते हैं और रूहानिका का हाथ अपने हाथ से छुड़ाकर एकांश के हाथ में रूहानिका का हाथ रख देते हैं तो एकांश रूहानिका के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके लहंगे को संभाल कर स्टेज पर चढ़ता है। स्टेज पर आते ही एकांश रूहानिका के सामने खड़ा हो जाता है तो प्रिया और वंश आकर रूहानिका और एकांश को वरमाला पकड़ाते हैं, जिसे एकांश वरमाला लेकर रूहानिका को पहनाता है। फिर रूहानिका भी वरमाला लेकर एकांश को पहनाती है और इसके साथ ही उन पर फूलों की बारिश होने लगती है, जिससे रूहानिका नजरें झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वरमाला के बाद सब एक एक करके उनके साथ फोटो खिंचवाने आते हैं। फोटो सेशन के बाद सावित्री जी कहती हैं, रूहानिका आप जाकर कुछ देर रेस्ट करिए, जब शादी की रस्में शुरू होंगी आपको बुला लिया जाएगा। उनकी बात सुनकर रूहानिका प्रिया के साथ अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आते ही प्रिया कहती है, आप बैठो, मैं बाहर जाती हूँ। इतना कहकर वो बिना रूहानिका की बातें सुन वहाँ से चली जाती है। रूहानिका बैठकर अपने पेंडेंट में लगी अपनी मम्मा की फ़ोटो को देखने लगती है। कुछ देर बाद कोई दरवाज़ा नॉक करता है
तो रूहानिका कहती है आ जाइए। उसके इतना कहते ही विजेंद्र जी झट से अंदर आते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, ओहो, आज तो तुम भला की खूबसूरत लग रही हो रूही। तुम्हें ऐसे देख कर ना मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए चला आया तुमसे मिलने। फिर रूहानिका के करीब जाकर उसे कमर से खींचकर अपने करीब करते हुए, हाँ, कितना मिस किया मैंने तुम्हारी इस खुशबू को। तुम्हारी खुशबू मुझे हर वक्त तुम्हारे पास खींच लाती है रूही। आज तुम्हारी शादी है, यानी कल फर्स्ट नाइट है। पता है ना फर्स्ट नाइट को क्या होता है? हाँ, इतना कहकर वो रूहानिका को देखकर टेढ़ा मुस्कुरा देते हैं। रूहानिका उनकी बातें सुनकर घबराकर उन्हें खुद से दूर करके कहती है, प्लीज दूर रहिए मुझसे, आज मेरी शादी है, आप जाइए यहाँ से प्लीज। विजेंद्र जी उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, ऐसे कैसे दूर हो जाऊं? अब तुम्हारी माँ तो है नहीं जो तुम्हें सब बता सके कि फर्स्ट नाइट को क्या होता है। तो चलो मैं ही बता देता हूँ। इतना कहकर वो रूहानिका के करीब जाने लगते हैं। वहीं रूहानिका अपनी बेबसी पर कांपते हुए रोने लगती है। तभी बस दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उसे देखते ही विजेंद्र जी हड़बड़ाकर रूहानिका से दूर हो जाते हैं। वहीं रूहानिका एक चैन की सांस लेती है। बस उन दोनों को बिना किसी भाव के देख रहा होता है। तभी विजेंद्र जी खुद को शांत करके उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस बिना किसी भाव के उन्हें देखकर कहता है, आपको चाचा जी बुला रहे हैं, काफी देर से ढूंढ रहे थे आपको। विजेंद्र जी उसकी बात सुनकर हल्के गुस्से में बुदबुदाते हुए, ये ऋषभ भी ना चैन नहीं है इसको। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वंश भी वहां से जाने के लिए मुड़ता है। तभी रोहानिका कहती है, थैंक यू भाई। उसकी बात सुनकर वंश के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं, पर कुछ सोचकर वो वापस मुड़कर रूहानिका को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता रूहानिका कि तुम किस बात से डर रही हो, क्यों तुमने किसी को ये सब नहीं बताया। पर हाँ, इतना जरूर कहूँगा, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम्हें अपने लिए बोलना होगा। अगर तुम नहीं बोलोगी तो तुम ही पिसोगी। इतना कहकर बस एक नज़र रूहानिका को देखकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रूहानिका कमरे का दरवाजा बंद करके रोते हुए खुद से कहती है, कैसे बता दूं सबको सब कुछ भाई, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। बचपन से आज तक मैंने अपने पापा को सिर्फ दुख और दर्द ही दिया है। अब और दुख या तकलीफ उन्हें नहीं दे सकती मैं। पहले ही वो अपने सारे अपनों को खो चुके हैं मेरी वजह से। अब मैं उन्हें उनके एक आखिरी अपने को खोने नहीं दे सकती। इतना कहकर वो रोने लगती है। कुछ देर बाद सुनीता जी आकर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती हैं, तो रूहानिका अपने आंसू पोंछकर दरवाजा खोलती है। सुनीता जी गुस्से से कहती हैं, दरवाजा क्यों बंद किया? रूहानिका झूठ बोलते हुए कहती है, वो मैं अपने लहंगे को चेंज करने जा रही थी, इसलिए। सुनीता जी उसे साड़ी देते हुए कहती हैं, अच्छा ये लो, तुम्हारे ससुराल वालों ने भेजी है, कह रहे हैं विवाह की रस्म इस साड़ी में तुम्हें करनी होगी, तो ये पहनकर तैयार हो जाओ। रूहानिका अपनी नज़र झुकाकर कहती है, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती ताई जी। सुनीता जी उसकी बात सुनकर गुस्से में कहती हैं, तुम्हें आता क्या है सिवाय फरेब करने के? तुम्हारी माँ नहीं है ना शायद, इसलिए तुम्हें नहीं आता होगा। चलो अब मैं पहनाती हूँ तुम्हें। इतना बोलकर वो अंदर आती हैं। वहीं रूहानिका अपनी जगह पर ठगी सी खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे बंस की बातें याद आती हैं, जिन्हें याद करके वो अपने आंसू पोंछकर पीछे मुड़कर कहती है, भले ही मेरी मम्मा नहीं है पर मुझ में संस्कार जरूर हैं। आपकी तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपकी तो मम्मा थी, पर शायद आप में संस्कार देने वो भूल गईं। उसकी बात सुनकर सुनीता जी गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। वो आगे बढ़कर रूहानिका का हाथ खींचकर कहती हैं, क्या कहा तुमने? मेरे पास संस्कार नहीं है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! बचपन में तो जबान नहीं खुलती थी, अब शादी होने वाली है तो घमंड आ गया है। तुम्हें तो मैं अभी बताती अच्छे से, पर चूंकि सब बाहर हैं इसलिए चुपचाप जा रही हूँ। अब खुद ही पहनना साड़ी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती हैं। वहीं रूहानिका नम आंखों से अपने हाथों में ली साड़ी को देखकर खुद से कहती है, काश मम्मा आप होती तो शायद मुझे आज किसी के सामने यूं हाथ ना फैलाना पड़ता। इतना कहकर वो साड़ी ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी चेयर पर रखकर सुनीता जी के पीछे जाती है। सुनीता जी गुस्से में नीचे जा रही थी। तभी रूहानिका उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहती है, आई एम सॉरी ताई जी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर आपने मम्मा को कहा तो मुझे बुरा लग गया, बस इसलिए कह दिया। प्लीज आप मुझे साड़ी पहना दीजिए, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती।
और नीचे सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे पहना दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर वो उनका हाथ छोड़कर उनके सामने अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। सुनीता जी जब उसे ऐसे देखती हैं तो उनके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट आ जाती है और साथ ही सुकून भी। फिर वो कहती हैं, हाँ यही तो जगह है तुम्हारी, मेरे सामने। याद रखना, आइंदा से अगर ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब चलो पहना देती हूँ तुम्हें साड़ी। इतना कहकर वो वापस कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। वहीं रूहानिका भी नम आँखों से चुप चुप उनके पीछे पीछे चली जाती है। नीचे मंडप में बैठा एकांश पंडित जी के कहने पर सारी रस्में निभा रहा था। तभी पंडित जी सावित्री जी से कहते हैं, अब कन्या को बुला लीजिए। सावित्री जी सिर हिलाकर ऋषभ जी से रूहानिका को बुलाने को कहती हैं। ऋषभ जी रूहानिका को लेने चले जाते हैं। कुछ देर बाद रूहानिका ऋषभ जी के साथ नीचे आती है तो एकांश उसे पीली साड़ी और लाइट मेकअप में देखकर देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों के भीगे हुए कोरों को देखकर उसे समझ आ जाता है कि रूहानिका रोकर आई है और शायद अभी भी किसी बात को सोचकर अपने आंसू छिपा रही है। यह महसूस करते एकांश रूहानिका के हाथ पर अपने हाथ रख देता है क्योंकि तब तक रूहानिका उसके बगल में बैठ चुकी थी। किसी के हाथ का स्पर्श महसूस करते ही रूहानिका अपनी सोच से बाहर आती है और अपने हाथ को देखती है जिस पर एकांश का हाथ रखा हुआ था। उसे देखकर रूहानिका अपनी नजरें उठाकर एकांश को देखती है तो एकांश भी उसी वक्त उसको देखता है। एकांश से नजरें मिलते ही रूहानिका अपनी नजरें झुका लेती है तो एकांश भी पंडित जी को कही गई रस्में निभाने लगता है। कुछ देर बाद पंडित जी कन्यादान के लिए कहते हैं तो विजेंद्र जी और सुनीता जी आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें आगे बढ़ता देखकर रूहानिका की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पापा उसका कन्यादान करें। पर कन्यादान की रस्म के लिए माता पिता दोनों का होना जरूरी होता है। सिर्फ कोई एक कन्यादान की रस्म नहीं कर सकते क्योंकि वो अपशगुन माना जाता है। एकांश रूहानिका के जज्बात समझते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ पापा जी रूहानिका जी का कन्यादान करें। उसकी बात सुनकर हाल में खामोशी पसर जाती है तो एकांश आगे कहता है, बचपना से लेकर आज तक पापा जी ने रूहानिका जी को माता पिता दोनों का प्यार दिया है। फिर अगर वो ये रस्म करेंगे तो अपशगुन कैसा होगा। वो कभी भी अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह रस्म वो ही करें। उसकी बातें सुनकर सावित्री जी जो कब से खामोश थीं वो कहती हैं, सही कहा एकांश ने, कन्यादान की रस्म ऋषभ जी ही करेंगे। उनके इतना कहते ही रूहानिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो एकांश को देखकर धीरे से थैंक यू। एकांश उसकी मुस्कुराहट देखकर कहता है, माय प्लेजर। रूहानिका नजरें झुकाकर बैठी होती है। तभी ऋषभ जी आगे आकर रूहानिका का कन्यादान करते हैं। इस वक्त उनकी आंखों में नमी थी। वाकई यह समय एक पिता के लिए काफी पीड़ादायक होता है। कन्यादान करते समय ऋषभ जी एकांत से कहते हैं, बेटा मेरी रूह का ख्याल रखना। अगर कभी भी उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना उसे। नादान है अभी मेरी बच्ची, नादानी समझकर माफ कर देना। एकांश उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है, मैं हमेशा रूहानिका जी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा पापा जी, आप निश्चिंत रहिए। उसकी बात सुनकर ऋषभ जी को तसल्ली मिल जाती है। कन्यादान की रस्म के बाद पंडित जी शादी की विधि आगे बढ़ाते हैं। फिर गठबंधन करने की रस्म होती है तो नित्या आकर दोनों का गठबंधन करती है। फिर एकांश और रूहानिका फेरों के लिए खड़े होते हैं। कुछ समय बाद फेरे खत्म होते हैं तो एकांश और रूहानिका वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी उन्हें सिंदूर दान रस्म करने को कहते हैं तो सोना जी सिंदूर दान की रस्म के लिए एक प्लेट में छोटी सी सिंदूर की डिब्बी उसके साथ एक चांदी का सिक्का सजाकर लाती हैं और एकांश के सामने करती हैं। एकांश उस चांदी के सिक्के में सिंदूर लेकर रूहानिका की तरफ मुड़ता है तो प्रिया आगे आकर रूहानिका के मांग टीका ऊपर उठाती हैं जिससे एकांश रूहानिका के मांग में अपने नाम का सिंदूर सजाता है। ऐसे करते ही रूहानिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर गाल पर बिखर जाता है। वहीं एकांश के सिंदूर लगाने पर हल्का सा सिंदूर रूहानिका की नाक पर गिर जाता है जिसे एकांश पोंछने लगता है पर सोना जी उसे मना कर देती हैं तो एकांश रूहानिका का चेहरा देखता है। काजल से सनी बंद आंखें, नाक पर बिखरा हल्का सिंदूर, गाल पर एक आंसू का कतरा और कांपते होठों पर
एक हल्की पिंक लिपस्टिक में भी रुहानिका एकांश को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। एकांश आगे बढ़कर रुहानिका के आंसू पोंछता है, जिससे रुहानिका अपनी आंखें खोलकर एकांश को देखती है। एकांश से नजरें मिलते ही रुहानिका उसकी आंखों में कुछ पल के लिए खो जाती है। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार अपने पापा के अलावा उसे किसी की आंखों में अपने लिए वही मान सम्मान देखने को मिला था जो उसके पापा में उसे देखने को मिलता था। तभी पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं, जिसे एकांश और रुहानिका जेब कर एक दूसरे से नजरें चुरा लेते हैं। एकांश स्वर्णा जी से मंगलसूत्र लेकर रुहानिका के गले में पहनाता है। तभी उसके हाथ रुहानिका की गर्दन को छू जाते हैं। एकांश के ठंडे हाथ अपनी गर्दन पर महसूस करते ही रुहानिका सिहर कर अपनी आंखें मूंद लेती है। एकांश मंगलसूत्र पहनाते वक्त रुहानिका का चेहरा देखता है तो उसे आंखें बंद करे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। एकांश मंगलसूत्र पहनाकर हट जाता है तो पंडित जी कहते हैं, अब यह विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उनकी बात सुनकर रुहानिका अपनी आंखें खोलती है, फिर एकांश को एक नज़र देखकर अपनी नजरें झुका लेती है। पंडित जी उन्हें बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहते हैं, जिससे एकांश और रुहानिका सबसे पहले पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर सावित्री जी और बाकी सबका। ऋषभ जी के पास आते ही रुहानिका उनके पैर छूकर उनके गले लग जाती है तो ऋषभ जी उसका सिर सहलाकर कहते हैं, हमेशा खुश रहिए, ईश्वर करे आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां हो रूह। उनकी बात सुनकर रुहानिका उनसे अलग होकर उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। ऋषभ जी भी मुस्कुरा देते हैं, फिर वो एकांश को आशीर्वाद देते हैं। एकांश और रुहानिका फिर विजेंद्र जी और सुनीता जी के पास जाते हैं और झुककर उनका आशीर्वाद लेते हैं। विजेंद्र जी एकांश को आशीर्वाद देकर रुहानिका की पीठ सहलाकर कहते हैं, हमेशा खुश रहो रूही। उनकी इस हरकत पर रुहानिका उन्हें घिन भरी नजरों से देखती है। विजेंद्र जी के चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट आ जाती है। सुनीता जी झूठी मुस्कान के साथ दोनों को आशीर्वाद देती हैं। सावित्री जी कहती हैं, अब चलिए चलकर विदाई की रस्म कर लेते हैं। ऋषभ जी भी उनकी बात पर सहमति जताते हैं, जिससे सब लोग ऋषभ जी के घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ऋषभ जी अपने घर से रुहानिका की विदाई करना चाहते थे। ऋषभ जी के घर पहुंचकर रुहानिका सबसे पहले अंदर जाकर भगवान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम करती है। फिर सिया जी की मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती है। तभी उसे अपनी बगल में किसी के खड़े होने का एहसास होता है, जिसे वो अपने बगल में देखती है तो सामने एकांश को हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और दिल एक अनजानी खुशी से भर जाता है। रुहानिका वापस सिया जी की फोटो देखकर मन ही मन कहती है, मम्मा मुझे नहीं पता यहाँ से मेरा सफ़र कैसा होगा, लेकिन अब तक जितना भी मैंने एकांश जी को जाना है उस हिसाब से मुझे लगता है मुश्किल चाहे जैसी भी हो, अगर एकांश जी मेरे साथ हुए तो मैं उसे मुस्कुराकर पार कर ले जाऊंगी। बस अपना आशीर्वाद हमेशा की तरह मुझ पर बनाए रखिएगा और हाँ, एकांश जी को भी आशीर्वाद दीजिएगा। इतना कहकर वो मुस्कुराकर उनकी तस्वीर देखती है, फिर एकांश की तरफ मुड़कर कहती है, चलें। एकांश अपनी आंखें खोलकर उसे देखकर कहता है, हाँ चलिए। रुहानिका और एकांश वापस राजपूत निवास के बाहर आते हैं। ऋषभ जी रुहानिका को गले लगाकर कहते हैं, वहाँ पर सबका बहुत ख्याल रखना, अपना ख्याल भी रखिएगा रूह, दूसरों में खुद को मत भूल जाइएगा। रुहानिका उनकी बात सुनकर भावुक होकर रोने लगती है। रुहानिका को ऐसे रोते देखकर एकांश का दिल बैठ जाता है, पर वो भी क्या कर सकता था। आखिर लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर जाना ही होता है, यही तो होती है रीत। ऋषभ जी काफी देर तक रुहानिका का बाल सहलाते हैं, फिर उसे खुद से अलग करके एकांश के हाथ पर रुहानिका का हाथ देते हुए कहते हैं, बेटा वैसे तो कहने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ख्याल रखिएगा मेरी रूह का। उनकी बात सुनकर एकांश उन्हें आश्वासन देता है। रुहानिका सुनीता जी और विजेंद्र जी से भी मिलती है। विजेंद्र जी जैसे ही गले मिलते हैं वो रुहानिका की पीठ सहलाकर कहते हैं, ध्यान रखना अपना रूही, और अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा तुम्हारे सामने। उनकी बात सुनकर रुहानिका उनसे जल्दी से दूर होकर घिन भरी नजरों से उन्हें देखकर कहती है, जी जरूर। बस विजेंद्र जी की इस हरकत को नोटिस कर लेता है, पर सबके सामने चुप ही रहता है। बस बचपन से ही ऐसा था,
उसे कभी किसी ने बोलने की आज़ादी दी ही नहीं। उसे और प्रिया को हमेशा बंदिशों में रखा गया। विजेंद्र जी के बर्ताव के बारे में उसे पहले कुछ नहीं पता था, बल्कि उसे यह सब कल ही पता चला था। जब वो कार पार्क करके आ रहा था, तभी उसने विजेंद्र जी को रूहानिका के साथ वो सब करते देखा था। विजेंद्र जी को ऐसा करते देखकर उसके दिल में उनके लिए और भी नफरत भर गई थी, पर अभी वो खामोश था, क्योंकि वो चाहता था रूहानिका खुद आवाज उठाए। रूहानिका प्रिया और बंस से भी मिलती है। उसके बाद ऋषभ जी रूहानिका को कार में बैठाते हैं, तो एकांश भी रूहानिका की बगल में बैठता है। ऋषभ जी मुस्कुराकर रूहानिका को देखते हैं, वहीं रूहानिका नम आंखों से उन्हें देखती है। पूरी राठौर फैमिली भी अपनी अपनी कार में बैठती है, तो बंस रूहानिका वाली कार को धक्का लगाता है। इसके साथ ही ड्राइवर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। वहीं रूहानिका खिड़की से झांककर पीछे मुड़कर अपने छूटते हुए घर और ऋषभ जी को नम आंखों से देख रही थी। कुछ समय बाद उसे दोनों ही दिखना बंद हो जाते हैं, जिससे रूहानिका अपना सिर अंदर करके अच्छे से बैठ जाती है, पर उसके आंसू अब भी बहते रहते हैं। कैसा होगा रूहानिका के आगे का सफर? क्या रूहानिका एकांश को अपने अतीत और विजेंद्र जी के बारे में बताएगी? जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।